तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और यह जो प्रश्न तैयार किया गया है, जो 30% सिलेबस कट हो गया है, उसके बावजूद जो पूछेगा सरकार, उसमें से यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार किए गए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है, जो 30% हटा दिया गया है, जो शेष बचा उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहले की तरफ बढ़ेंगे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पे आती है ताकि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मार्क्स अपना अचीव कर पाएँ। तो देखिए क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। कह रहा है कि कौन सा वह प्रसिद्ध फ्रांसीसी था जो कि 4 चित्रों की श्रृंखला बनाया। तो उसका नाम था फेडरिक। क्या नाम था उनका? फेडरिक सारियू। फेडरिक सारियू ने 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कितने? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। कौन? फेडरिक सारियू ने। फेडरिक सारियू ने, नाम अच्छे से नोट कर लीजिए, फेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कह रहा है कि जनपद संग्रह क्या है। पूछ रहा हमसे कि जो जनपद है वो जनपद संग्रह क्या है, जनपद संग्रह किसे कहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ जनपद संग्रह किसे कहते हैं। तो जनपद संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है। जनपद संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार किया या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। कह रहा है कि जनपद संग्रह एक प्रस्ताव मतदान है जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से क्या किया जाता है, उनके प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कोई आदमी का प्रस्ताव है, अगर कोई बात है तो उसको स्वीकार करना और अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अगर वो स्वीकार और अस्वीकार के जवाब देते हैं तो वही चीज़ आप लोगों का मतदान जनपद संग्रह कहलाता है। ठीक है, तो जनपद संग्रह समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्लियर। ठीक है, क्या है, बहुत ही सिंपल है, याद भी हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर क्या था, दूसरा था। आई होप आप क्वेश्चन नंबर दूसरे अच्छे तरीके से कवर कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था। पूछ रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो ये जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। जो रॉलेट एक्ट था किस में? सन 1919 में पारित हुआ। तो ये कह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल जेल में बंद किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, और इसमें किसी को भी यह नहीं कि आदमी गुनाह किया है कि नहीं किया, बस मालूम चल जाता था कि हाँ इसने गलती की है। अगर कोई झूठा भी बोल दे तो ना बिना पूछे जांचे उन पे का मुकदमा चलाए जाते थे और उन्हें बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल जेल में भेज दिया जाता था। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट चला था। ठीक है, तो वेरी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी ये रॉलेट एक्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आ गया ना रॉलेट एक्ट क्या है। बिल्कुल हो जाना चाहिए। रॉलेट एक्ट 1919 में देखिए पॉइंट क्या याद करना है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया, ये तो बताना ही पड़ेगा। वो ऐसा कानून जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर क्या करके गिरफ्तार करके 2 साल जेल में बंद कर दिया जा सकता था। ठीक है, वही रॉलेट एक्ट कहलाता था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन 4 के असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन था वो कब और क्यों वापस लिया गया। तो बहुत ही सिंपल छोटा जवाब इसका है कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब? 1922 ईस्वी में वापस लिया गया, वो भी किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा की घटना जो हुआ था उनके कारण ये क्या किया गया था, आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या तात्पर्य। अब कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली से क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए जानते हैं कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होता है। कह रहा है कि जब विनिमय दर स्थिर होती है। कह रहा है कि जब विनिमय दर क्या होती है, स्थिर होती है और उनमें
आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। कितना सिंपल है कि जब विनिमय दर होता है, रेट होता है, वो क्या स्थिर हो जाती है तो उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को क्या करता है, नियंत्रित करने के लिए सरकार का क्या हस्तक्षेप करना पड़ता है तो ऐसा विनिमय दर क्या कहलाता है, हमारा स्थिर विनिमय दर कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट वाइज आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि जो आयात शुल्क होता है उसे आप क्या समझते हैं, आयात शुल्क। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंपल भी है कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। सिंपल है, कह रहा है कि आयात शुल्क उसे कहते हैं कि किसी दूसरे देश से आने वाले चीज़ों पर वसूल किया जाता है। और कोई दूसरे देश से कोई चीज़, जैसे अमेरिका से हमारे इंडिया में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें आयात शुल्क उनको देना पड़ेगा। और उनको कहाँ देना पड़ेगा, तो यह कर शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। जिस जगह से वह चीज़ देश में हमारे प्रवेश करेंगे वहीं उनको आयात शुल्क देना पड़ता है। यानी सीमा पर दिए सकते हैं, बंदरगाह पर और हवाई अड्डे पर यह शुल्क दिया जाता है। तो आई होप आपको आयात शुल्क अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आयात शुल्क कब लिया जाता है, ठीक है, कहाँ लिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। अब आपको बताना कि जो रेशम मार्ग था वो क्यों महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो रेशम मार्ग देखिए लिखा है कि रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल मार्गों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा अफ्रीका से मिलता था। यह मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। इस मार्ग से अधिकांशतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। तो रेशम मार्ग में देखिए जो पॉइंट याद करना है कि रेशम मार्ग एक ऐसा रास्ता था जो किसको जोड़ता था, जो एशिया के विशाल मार्गों को परस्पर जोड़ने के साथ, एशिया से तो जुड़ता ही था उनके मार्गों से, साथ ही साथ वो यूरोप और अफ्रीका से भी क्या करता था, वो मार्ग मिलता था। और यह रास्ता ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था और लगभग कितना 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में क्या था, रास्ता था। इस मार्ग से अधिकांशतः रेशम का व्यापार किया जाता था, इसलिए उसे कौन सा मार्ग का नाम रख दिया गया, तो उसका नाम रेशम मार्ग ही रख दिया गया, ठीक है। यह बात कह रहा है। तो रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ था। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया ना कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो आइए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाहों से हुआ है। यह बहुत अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है। सिंपल, तो आ गया, याद हो गया आप लोगों को कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और इसका निर्माण कहाँ से, नदियों द्वारा लाए गए जो अवसादों से होता है, ठीक है, इनका निर्माण। और यह बहुत ही उपजाऊ तथा गहन कृषि के लिए क्या होती है, योग्य होती है। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और नदियों द्वारा बहाए गए अवसादों से होता है इनका निर्माण। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 9th की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किन आधारों पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है। कह रहा है कि किन आधारों पर हमारे भारत की मृदाओं को क्या किया जाता है, बांटा जा सकता है। तो सिंपल देखिए जान लेते हैं कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वालों तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व
रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है। कह रहा है कि किन आधार पर भारत की मृदाओं को बांटेंगे। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों को उनके रंग के रूप में, उनकी गहराई के रूप में, गठन के और आयु और रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, भारत की मृदाओं को अनेक प्रकारों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, क्योंकि सबका रंग अलग होता है, गहराई अलग, गठन, आयु, रासायनिक और भौगोलिक गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके आधार पर ही हम क्या करेंगे, भारत की मृदाओं को अलग अलग क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है और आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि चादर अपरदन किसे कहते हैं। अब हमसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। कह रहा है कई बार जो जल विस्तृत होता है, जल का बड़ा क्षेत्र जो है वो ढके हुए ढाल के साथ क्या होता है, नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहते हैं। कभी कभी देखता बाढ़ वगैरह आ जाता है तो वो भूमि के साथ ऐसे बहता है, तो भूमि का जो मिट्टी होता है वो घुलकर उसके साथ क्या होने लगती है, बहने लगती है, और वही उसका आपका क्या कहलाता है, चादर अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से चादर अपरदन क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां था, आई होप आप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कि पवन अपरदन किसे कहते हैं। तो सिंपल है, पवन अपरदन जैसे चादर अपरदन था उसी तरह पवन अपरदन है, बस हवाओं के द्वारा जो मिट्टी धूल कण को बहा के ले जाया जाता है उसे पवन अपरदन कहते हैं। अब जल के द्वारा मिट्टी को जो बहा के ले जाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चादर अपरदन कहते हैं। देखिए पवन अपरदन किसे कहते हैं, पवन द्वारा मतलब हवा द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पवन अपरदन कहा जाता है। सिंपल है, तो ये हवा के द्वारा अगर मिट्टी के कण को उड़ा कर लेकर चला जाए तो वहाँ पवन अपरदन, और जल के साथ मिट्टी घुलकर और उसके साथ बहकर चला जाए तो कहलाता है क्या, चादर अपरदन। ठीक है, तो यही अंतर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 11 भी क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने देखा है कि मैंने टोटल 11 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताया है आप लोगों को, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा लघु उत्तरी के, और सारे प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।